दोस्तों एलिमेंट Au यानी ऑरम का एटॉमिक नंबर 79 होता है। Au के नंबर ऑफ आइसोटोप्स 7 होते हैं। Au का मेल्टिंग पॉइंट 1062 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑरम की, जो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है गोल्ड यानी कि सोना। डरिए मत, हम आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाले। दरअसल गोल्ड का साइंटिफिक नाम ऑरम है और इसके साइंटिफिक सिंबल को Au से डिनोट करते हैं। गोल्ड यानी ऑरम पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के 79 पर पाया जाता है। दोस्तों गोल्ड एक हाईली डक्टाइल एलिमेंट होता है। डक्टाइल यानी गोल्ड को बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, साथ ही ये एक्सट्रीमली मैलेबल भी होता है। मतलब गोल्ड को किसी भी धातु के साथ बड़े आसानी से मिक्स किया जा सकता है। गोल्ड में यही दो प्रॉपर्टीज इतने एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं कि हम सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 1 मीटर की पतली शीट बना सकते हैं। एक्चुअली गोल्ड जब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तब ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि आप इसे उंगलियों से भी आसानी से मसल सकते हैं। इसलिए ज्वेलरी बनाते वक्त गोल्ड को किसी पर्टिकुलर शेप में लाने के लिए उसमें अलॉय यानी दूसरे मेटल्स मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि जिंक, सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम इत्यादि। इससे गोल्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है। आप लोगों ने भी कई बार सुनार की दुकान पर देखा होगा, ज्यादातर आभूषण 23 या 22 कैरेट के होते हैं। वो इसलिए क्योंकि 24 कैरेट के सोने को आकार देना नामुमकिन है। कैरेट्स की मदद से ही सोने की प्योरिटी को समझा जा सकता है, जैसे कि 100% प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स, 75% प्योर गोल्ड 18 कैरेट्स और 58% प्योर गोल्ड 14 कैरेट्स का होता है। हैरानी की बात ये भी है कि गोल्ड एक लौता ऐसा मेटल है जो येलो कलर का है, वरना कोई और मेटल अपने नेचुरल फॉर्म में इस कलर में नहीं पाया जाता। साथ ही सोना एक नॉन टॉक्सिक एलिमेंट है, अगर इसे खा भी लिया जाए तो आप मरेंगे नहीं। पुराने वक्त में इसलिए राजा महाराजा सोने की बर्तनों में भोजन किया करते थे। ये तो बात हुई गोल्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करते हैं इमोशनल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सोने के अंदर एक ऐसी खास इमोशनल प्रॉपर्टीज होती है जिसे देखकर महिलाएं अपने पति या बॉयफ्रेंड का सारा गुस्सा झट से भूल जाती हैं। इसीलिए तो महिलाओं को इम्प्रेस करने से लेकर शादी ब्याह करने तक हर जगह सोने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों इतिहास के अनुसार पुराने वक्त से ही सोने का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने अक्सर कई फिल्मों और नानी की कहानियों में देखा और सुना है कि राजा खुश होकर सिपाही को 100 सोने की मुद्रा भेंट कर देता है। तकरीबन 700 BC से लोग पैसों के बदले सोने का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि सोना कभी खराब नहीं होता, इसमें कभी जंग नहीं लगता। यहाँ तक कि सोना लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता और लाइट इससे टकराकर डायरेक्ट आपकी आंखों पर पड़ती है, जिस कारण ये और भी चमकदार दिखती है। हमारे देश भारत में भी सोने का बहुत ज्यादा महत्व है। रामायण में रावण जहाँ रहता था वो लंका सोने की थी। जब भगवान श्री राम की रावण पर जीत हुई तो उनकी इस विजय का जश्न मनाने के लिए लोगों में सोना ही बांटा गया था। विश्व भर में दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। उस दिन भी सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे आपके वेल्थ में बढ़ोतरी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में गोल्ड का धार्मिक कार्यों में भी योगदान है। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पास 10.3 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व्ड है। महाराष्ट्र में स्थित शिरडी के साईं बाबा को भी अब तक करीब 400 किलो सोने का चढ़ावा दिया जा चुका है। और भी ऐसे कई भारतीय मंदिर है जिनमें लाखों करोड़ों का सोना चढ़ाया जा चुका है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत सोने की खपत यानी गोल्ड कंजम्पशन में पूरे विश्व में पहले नंबर पर आता है। भारत सालाना 824.9 मेट्रिक टन्स के आसपास का गोल्ड कंज्यूम करता है। भारत में हर साल 464 मेट्रिक टन्स गोल्ड की डिमांड रहती है और 2022 में ये डिमांड 797 मेट्रिक टन्स थी, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रही।
जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये भारत को गोल्ड कंजम्पशंस के मामले में एक प्रमुख देश बनाता है। ये तो हुई सोने की कंजम्पशंस की बात, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के पास रिजर्व गोल्ड कितना है? आपको बता दें कि भारत गोल्ड रिजर्व देशों की सूची में नंबर 9 पर आता है। भारत के पास कुल 795 मेट्रिक टन्स के करीब गोल्ड रिजर्व है। हैरानी वाली बात यह है कि हमारा गोल्ड रिजर्व हमारे गोल्ड कंजम्पशन से भी कम है। विश्व में अमेरिका सबसे ज्यादा गोल्ड उत्पादक देश है। अमेरिका के पास 8133.5 टन्स गोल्ड रिजर्व है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पहले ऐसा कहा जाता था कि विश्व की 90% गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। दशकों बाद आज भी अमेरिका गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है जर्मनी, जिसके पास कुल 3359 टन्स गोल्ड है, और नंबर 3 पर है इटली, जो कि 2451 टन सोने का मालिक है। वैसे अगर गोल्ड निकालने की बात की जाए तो भारत में 2 गोल्ड माइंस है। पहला कोलर गोल्ड फील्ड्स, जो कर्नाटका में है, और दूसरा कुंडर कोचा गोल्ड माइन, जो कि झारखंड में है। कोलर गोल्ड फील्ड्स को केजीएफ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मूवी केजीएफ में दिखाया गया गोल्ड फील्ड्स यही था। कभी ये एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग फील्ड हुआ करती थी। केजीएफ ने हमारे देश को 900 टन्स गोल्ड दिया, लेकिन साल 2001 में सरकार ने यहाँ गोल्ड माइनिंग के काम को बंद करवा दिया, क्योंकि इस गोल्ड माइनिंग की वजह से कई मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। माइनिंग की वजह से आसपास के एनवायरनमेंट, नेचर और वहाँ रहने वाले लोगों के खान पान के ऊपर, हेल्थ, सभी को बहुत नुकसान पहुँच रहा था। साथ ही वहाँ से निकलने वाली गोल्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केजीएफ को बंद कर दिया गया। दोस्तों, गोल्ड को जमीन की ऊपरी सतह से निकालने के लिए माइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। माइनिंग प्रोसेस अपने आप में बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इसमें काफी हेवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, और जितना मुश्किल माइनिंग प्रोसेस है, उससे भी ज्यादा मुश्किल ऐसी जगह को ढूंढना होता है जहां गोल्ड मौजूद हो और माइनिंग का काम शुरू किया जा सके। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 1 मेट्रिक टन्स मिट्टी खुदाई करने के बाद सिर्फ 6 ग्राम गोल्ड ही हाथ लगता है। गोल्ड का इतने मुश्किल से मिलना और इसके रेयर प्रॉपर्टीज की वजह से ही इसकी कीमत 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक मजेदार बात ये भी है कि जितना टोटल गोल्ड हमने अब तक पूरी दुनिया में माइन किया है, उससे 2 गुना ज्यादा लोहा हम सिर्फ 1 घंटे में माइन कर सकते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि गोल्ड का मिलना कितना ज्यादा रेयर होता है। दोस्तों, सोना एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी भी मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इसलिए गोल्ड को आर्टिफिशियली यानी इंसानी ताकत से नहीं बनाया जा सकता। गोल्ड सिर्फ नेचुरली ही फॉर्म होता है। एंशिएंट टाइम में कई साइंटिस्ट ने सोना बनाने की कोशिश की, पर वो इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहे। हमारे पास जितना भी सोना है, उसका 75% माइनिंग से आया है और 25% रिसाइकिल द्वारा। एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि ओशंस में 2 मिलियन टन्स गोल्ड मौजूद है, जो कि पानी के साथ मिक्स हो चुका है। पर अगर हम आज के समय में इस गोल्ड को निकालने की कोशिश करें, तो जितना इस गोल्ड की टोटल कीमत होगी, उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा इस गोल्ड को निकालने में होगा। इसलिए ओशंस में मिक्स इस गोल्ड को निकालना एक घाटे का सौदा हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी गोल्ड मौजूद होता है, जैसे कि फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप इत्यादि। अरे रुकिए, इससे पहले कि आप अपने खराब फोन्स को तोड़कर उसमें गोल्ड ढूंढने लग जाएं, आपको बता दें कि इसमें गोल्ड बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी में होती है। तो अगर आप अपना फोन तोड़कर उसमें से गोल्ड निकालने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपको उतनी ही कीमत का गोल्ड मिलेगा जितना एक खराब फोन को कबाड़ी में बेचकर मिलता है। अब सवाल ये है कि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गोल्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि गोल्ड बहुत ही मैलेबल होता है। इसे छोटे से छोटे फॉर्म में ढाला जा सकता है। इसके साथ ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में
गोल्ड यूज करने की वजह से छोटे सर्किट में करंट को इजीली और एफिशिएंटली फ्लो किया जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से 1,90,000 टन गोल्ड अब तक माइन और कंज्यूम किया जा चुका है और अब दुनिया में सिर्फ 57,000 किलो गोल्ड ही बच गया है। इसकी माइनिंग और कंजम्पशन के बाद अर्थ पर गोल्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2040 तक ये बचा हुआ 50,000 किलो गोल्ड भी निकाल लिया जाएगा और इसके बाद फिर दुनिया में सिर्फ गोल्ड की रिसाइकलिंग चलेगी, जो शायद गोल्ड की कीमत को 10 गुना या 100 गुना और ज्यादा कर दे। दोस्तों, इस गोल्ड की खपत को पूरा करने के लिए हर देश इसके रिसर्च में लगा हुआ है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने ये क्लेम किया है कि उनके स्पेस ऑर्बिट में एक ऐसा एस्ट्रॉयड मिला है जिसमें 20 मिलियन टन तक सोना हो सकता है। इस एस्ट्रॉयड का नाम 16 साइकी है। नासा का कहना है कि इस 16 साइकी एस्ट्रॉयड में सिर्फ गोल्ड ही नहीं और भी कई कीमती एलिमेंट्स भारी मात्रा में मौजूद है। नासा इस एस्ट्रॉयड पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अब इसमें वो कितना सफल होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम गोल्ड बना नहीं सकते तो गोल्ड इस धरती पर आया कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि गोल्ड इस यूनिवर्स में कहां से आया? आइए दोस्तों, इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, अर्थ में गोल्ड पाए जाने को लेकर साइंटिस्ट का कहना है कि अर्थ के प्लैनेट बनने के कई सालों बाद, या यूं कहा जा सकता है कि करीब 200 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ की सरफेस में मेटेरॉइड्स की बॉम्बार्डिंग हुई थी। कई सालों तक चले इस मेटेरॉइड्स की बॉम्बार्डिंग की वजह से अर्थ पर बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ साथ गोल्ड भी आया और बाकी सभी मेटल्स के साथ अर्थ के क्रस्ट में समा गया। तो क्या गोल्ड मेटेरॉइड्स में फॉर्म्ड होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इस यूनिवर्स में गोल्ड की बनने की कहानी बड़ी अनोखी है। ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में जितना गोल्ड बना है उतना ही रहेगा, ना तो ये कभी कम होगा और ना ही ज्यादा। जैसा कि हमने आपको बताया कि गोल्ड एक एलिमेंट है। एलिमेंट मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। मैटर के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मिलकर बनता है। मैटर का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दरअसल किसी भी एलिमेंट के मैटर में उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा कितनी है ये डिसाइड करता है वो कौन सा एलिमेंट बनेगा। इस बात को कुछ ऐसा समझते हैं जैसे आयरन। लोहे के बनने के लिए आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स और 30 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, तभी आयरन का निर्माण होगा। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में आयरन के नेक्स्ट एलिमेंट कोबाल्ट की बात की जाए तो कोबाल्ट के न्यूक्लियस में 27 प्रोटॉन्स और 32 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। इसी तरह गोल्ड के एलिमेंट के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए गोल्ड बनने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि इन एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अलग अलग मात्रा की वजह से अलग अलग एलिमेंट्स फॉर्म्ड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जब हमें पता है कि गोल्ड को बनाने में 27 प्रोटॉन्स 118 न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की इस मात्रा को मिलाकर गोल्ड क्यों नहीं बना लेते? यही तो करना नामुमकिन है, पर क्यों? चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, एलिमेंट्स की सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के साथ अटैच्ड यानी जुड़े रहते हैं। जब इस न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ेंगे तभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्री होकर नए नए एलिमेंट्स का निर्माण कर पाएंगे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसे तोड़ने के लिए एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है और ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर एक रेड जाइंट स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान मिलता है। अब जरा इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की प्रोसेस को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जब कोई मैसिव स्टार जो कि सन से 30 से 40 गुना या उससे भी ज्यादा बड़ा होता है और वो स्टार अपने अंदर का सारा फ्यूल यूज कर चुका होता है,
जिस वजह से स्टार धीरे धीरे रेड जायंट स्टार में बदल जाता है और वो स्टार अपने लाइफ की आखिरी स्टेज में होता है। कई सालों बाद जब यही तारा ठंडा हो जाता है तो उस मैसिव स्टार की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर का सारा मैटर सेंटर की तरफ खींचकर एक भयानक विस्फोट करता है। दोस्तों, ये एक्सप्लोजन यूनिवर्स में बहुत बड़ा, भयानक और विशाल होता है और इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। दोस्तों, इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान एक प्रोसेस और होता है जिसे रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस या आर प्रोसेस भी कहते हैं और यही आर प्रोसेस यूनिवर्स में अलग अलग एलिमेंट्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टूट जाता है और न्यूट्रॉन्स यूनिवर्स में चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसी वक्त प्रोटॉन्स के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है और इस प्रोसेस को रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस या आर प्रोसेस कहते हैं, जिसके बाद यूनिवर्स में अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ही गोल्ड का भी निर्माण होता है। यूनिवर्स में फैला यही गोल्ड मेटेरॉइड्स और सेलेस्टियल बॉडी के साथ कई लाइट ईयर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हमारे अर्थ तक पहुंचता है, जिसे बाद में हम गोल्ड माइनिंग कर इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, आपके गले में पहना हुआ गोल्ड की नेकलेस और आपकी उंगली में गोल्ड की अंगूठी आउटर स्पेस में होने वाली एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन का नतीजा है और ये गोल्ड न जाने कितने गैलेक्सी से ट्रैवल करके आप तक पहुंचा है। तो अब जब भी आप आपके पास रखे गोल्ड को देखें तो इसके बारे में जरूर सोचें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।